वेलकम, आपका स्वागत है अलीगढ़ जुडिशल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 के बारे में चर्चा करेंगे और आपसे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2000 अप्रॉक्स 206 या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी 206 या 203 वैकेंसी अभी मौजूदा वक्त में आई हुई है, जिसकी प्रपोज डेट थी एग्ज़ाम की वो 9 अगस्त थी, 9 अगस्त 2020। बट ये कोरोना की वजह से इस डेट को बिहार कमीशन ने हटा दिया है। अभी कोई नई डेट नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका है, अभी टाइम है। और अप्रॉक्स मुझे लगता है ये एग्ज़ाम या तो अक्टूबर में होगा या फिर आपका इलेक्शन के बाद होगा। नवंबर दिसंबर में इलेक्शन प्रपोज हैं बिहार विधानसभा के, तो या तो इलेक्शन के बाद होगा या फिर अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस 90% हैं, अक्टूबर में हो जाएगा। अभी भी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अगस्त आपका आधे अगस्त हुआ है अभी और आधा अगस्त अभी बचा हुआ है, तो अगस्त सितंबर अगस्त और आपके पास कुछ टाइम अक्टूबर में भी मिलेगा। तकरीबन आपके पास 2 मंथ्स हैं, 60 डेज़ आपके पास अभी भी मौजूद हैं। तो 60 दिन में आप लॉ और जीएस कवर कर सकते हैं। हम आपको अपने अलीगढ़ जुडिशियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रिए से हम आप तक वो चीज़ पहुंचाएंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो आइए बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ाम का फॉर्मेट 2 तरह से होगा। पहला आपसे इसमें लॉ पूछा जाएगा और दूसरा आपसे जीएस पूछा। इसमें 2 पेपर होंगे एग्ज़ाम के फॉर्मेट में। लॉ जो होगा आपका वो 150 मार्क्स का होगा और जीएस जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। अमूमन जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनका लॉ तो अच्छा होता है, वो लॉ में तो 100 या 100 प्लस तक कर लेते हैं स्कोर, लेकिन कर वही बच्चे पाएंगे जो रेगुलर इसको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ पेपर ऐसे हैं लॉ में जो अमूमन आम एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, जैसे कि यूपी जुडिशियल सर्विसेज हुआ या उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज हुआ या और कोई स्टेट है, एमपी है आपका या फिर छत्तीसगढ़ है या आपका झारखंड है। उन स्टेट में कुछ ऐसे पेपर हैं इसमें जो लॉ के नहीं पूछे जाते हैं या गालिबन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उन्हें रिदम में नहीं होते पेपर, ऐसे पेपर पूछे जाते हैं। जैसे कि आईपीसी नहीं आता है बिहार में, आईपीसी सब जगह आता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से कर लेते हैं बच्चे। तो जो बच्चे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे तकरीबन 100 या उससे अधिक स्कोर कर सकते हैं लॉ में, लेकिन आपका सिलेक्शन 100 या उससे अधिक स्कोर करने पर नहीं होगा। बात करते हैं अब जीएस की हम। तो जीएस में 100 मार्क्स की जीएस आती है और जीएस बहुत ही आसान रहती है, बस थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, बहुत इजी रहती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं वो लॉ पे तो कमांड करते हैं, अच्छी लॉ तो पढ़ते हैं, लेकिन कभी जीएस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और यही वजह है कि बच्चे ज़्यादातर यूपी और बिहार में जीएस की वजह से प्रीलिम एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि हम मेंस बहुत अच्छा लिख लेते हैं। मेंस तो तब लिखेंगे जब आप जीएस प्री को क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम एग्ज़ाम को। तो हम यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में सहायक होंगी, हेल्पिंग होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको लॉ में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, आपको कैसे पढ़ना है, किस पेपर को कितना टाइम देना है, किस पेपर में कितना क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़, आपकी जीएस में आपका स्कोर तकरीबन 70 प्लस होना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम में बने रहेंगे, वरना आप एग्ज़ाम के बाहर हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो मेरिट गई थी वो 349 सीट्स थी बिहार जुडिशियल सर्विसेज में, और उसमें जो मेरिट गई थी वो 163 मेरिट गई थी। ये तब गई थी दोबारा में, जब रिवाइज़ किया गया था, रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ था तब गई थी, नहीं तो पहली बार में 171 गई थी। तो इस बार आप जो मेरिट मानकर चलिए, क्योंकि इस बार सीटें भी कम हैं, तकरीबन 206 या
203 सीटें हैं, मुझे अभी इसमें कंफर्म नहीं है कितनी सीटें हैं। तो 206 या 203 सीटें हैं और पिछली बार 349 सीट्स थी, तो 349 और 206 में बहुत अंतर हो जाता है, तकरीबन 150-150 सीट का अंतर हो जाता है लगभग। तो 150 सीट ये कम हो गई। आपका जो मेरिट गई थी पिछली बार 163 गई थी, जीएस बहुत आसान पूछा था। तो इस बार जो मेरा प्रेडिक्शन है मेरिट को लेकर, वो आपकी मेरिट 170 रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये 2-4 नंबर इधर उधर हो सकती है, या 168 हो जाए या 171 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जो अपना टारगेट लेकर चलें वो 175 का टारगेट लेकर चलें कि हमें इतना स्कोर करना है। टोटल जो मार्क्स हैं वो 150 और 100, टोटल मार्क्स हैं 250। तो 250 में से आपको 175 नंबर लेकर आने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, आ सकते हैं, मुश्किल स्कोर नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आपकी तैयारी करने का तरीका क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी योजना क्या है पढ़ने की, वो मायने रखेगी। क्योंकि हमें जीएस को हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक ऐसा मामला है कि ये चीज़ पूछी ही जाती है हर एग्ज़ाम में। तकरीबन 15 से 20 नंबर की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी आपसे। 15 नंबर की करंट आपसे आराम से पूछी जाती है। कभी कभी ये 12 हो जाते हैं, कभी कभी 10 भी रह जाते हैं, लेकिन 15 नंबर मान लीजिए कभी कभी ज़्यादा पूछ लेते थे। पिछली बार तकरीबन 16 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से। तो हमें सबसे पहले करंट के लिए जानना है। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, वो आप दृष्टि ले लेंगे। इसकी ईयरली भी आती है, मंथली भी आती है, दृष्टि ले लेंगे। और अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। एक पत्रिका है न्यूज़ एंड इवेंट्स, ये मंथली आती है। अगर आपको मिल जाए तो आप ये ले लेंगे, इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ नहीं है। मंथली है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ये 15 रुपीज़ की आती है, सिर्फ 15 रुपये की। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में ये मौजूद है। यहाँ पर दोनों ही तरह के एडिशन आते हैं। चूँकि ये आसानी से मिल जाती है, 15 रुपये की। आप जाएँ मार्केट में टहलते हुए आप ख़रीद लाइए। मुश्किल से 40 से 45 पन्ने होते हैं, छोटी सी किताब होती है, आप पढ़ सकते हैं इसे आराम से। तो ये आपका करंट हुआ। करंट का कोई सिलेबस नहीं होता, कहाँ से पूछा जाएगा। लगातार करंट बन रही है, लगातार नई नई चीज़ें आ रही हैं। आप जानते हैं जैसे राफेल है, राफेल के बारे में आप जानिए, या आप कोविड-19 चल रहा है इसके बारे में जानिए, ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या वजह है, इसका पहला मरीज़ कहाँ मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें जैसे अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, यूपीएससी टॉप किसने किया, अभी यूपीएससी के चेयरमैन बदल गए। तो ये सब चीज़ें आपको जानते रहना है। और अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको हटा दिया गया है। और मनोज सिन्हा जो गाजीपुर से पिछली लोकसभा में क्या थे, सांसद थे, और केंद्र सरकार में वहाँ पर राज्य मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री, उनको इस बार चुनाव हरा दिया अफजाल अंसारी ने। तो वहाँ से वो चुनाव हार कर अब वो किसी भी हाउस में क्या नहीं है, वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, ना तो राज्यसभा के ना लोकसभा के। तो इसलिए उनको कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने जीसी मुर्मू का स्थान लेते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का, उपराज्यपाल का क्या संभाला है, उन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला है, उनको बना दिया गया है। और जो आपके वहाँ पर जीसी मुर्मू जो थे, जीसी मुर्मू को अगला उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने कैग बनाया है। तो ये थे ये चीज़ें, तो आपको ये जानते रहनी है। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन बदल गए, अरविंद सक्सेना को हटा दिया गया, अरविंद सक्सेना का टेन्योर पूरा हो गया, उनकी जगह प्रदीप कुमार जोशी आ गए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये करंट है, इसी तरीके के सवाल करंट में पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि करंट में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। ये एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। 10 नंबर कोई नहीं काट सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं जीएस के और पहलुओं पर। जैसे हिस्ट्री है, जीएस के हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो आपको सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में जो हिस्ट्री है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अशोका से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अशोका से मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली मगध जो एम्पायर था वो बेसिकली बिहार से ही जुड़ा हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म पर विशेष ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की क्या प्रीचिंग्स थी, क्या टीचिंग थी, कौन उनके शिष्य थे, क्या क्या उन्होंने काम किया, कितने उन्होंने
कहाँ कहाँ उन्होंने निवास किया या कौन सा मंदिर कहाँ पर है। बौद्ध धर्म से 2 सवाल आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बौद्ध संगतियाँ पूछी जाती है। बुद्धा काउंसिल, 4 बुद्धा काउंसिल हुई हैं, तो चारों बुद्धा काउंसिल को पढ़ेंगे हम। तो पढ़ने के बाद उन्हें पता करेंगे कौन सी कहाँ हुई है, किसके शासनकाल में हुई है, तो हमें ही जानना है। उसका एक फॉर्मूला हम बता देंगे कि फॉर्मूला क्या है जब हम डिक्टेट करेंगे। अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन पर। इस तरीके से हमें पढ़ना है एंशिएंट में आपका वैदिक एज को पढ़ना है। वैदिक काल क्या था, वैदिक काल से एक क्वेश्चन आता है जैसे कि ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, या सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहाँ किया गया है, या फिर कौन से उपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र किया गया है मंडको उपनिषद में, या सबसे पुराना विष्णु का अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार, जो कि मत्स्य पुराण में बताया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप आ जाते हैं सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है कि कौन से स्थल से क्या मिला है। जैसे अगर आपसे पूछ लें कि कौन से स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, या कौन से स्थल से चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से, ये इस तरीके की क्वेश्चन है। या सबसे बड़ी साइट कौन सी है सिंधु साइट, तो वो राखीगढ़ी हरियाणा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस तरीके हम एक एक करके डिक्टेट करेंगे, अपने लेक्चरों में मैं डिक्टेट करूँगा आपसे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एंशिएंट इंडिया के 2 पोर्शन मैंने बताया आपको। वैदिक एज बताया आपको, उसके बाद में मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता। उसके बाद आप आ जाइए तो प्री मिडिवल एज की बात करते हैं, यानी कि आपसे जो मिडिवल इंडिया है, जो मध्यकालीन भारत से पहले, तो पहले की उसमें राजपूत राजा हुए हैं, सारे राजा राजपूत हुए हैं। उसको हिंदू काल भी कहा जाता है, उसे राजपूत काल भी कहा जाता है। तो उसमें क्या है, जैसे पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे आप, उसमें जयचंद की कहानी पढ़ेंगे आप, और सारे राजा हैं उसमें, बहुत सारे राजाओं को पढ़ेंगे। जैसे कि आपका प्रवरसेन है, आपके राजा भोज हैं, इनकी आप कहानियाँ पढ़ेंगे। उसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे। राजा खारबेल है, कहाँ से क्या हुआ, राजा खारबेल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी गई। उसमें ही आपके 16 महाजनपद आते हैं। महाजनपद का क्या, कौन कौन से जनपद हैं, किसकी राजधानी क्या थी, कौन कहाँ का राजा था। जैसे पुरु जनपद हुआ आपका, पुरु जनपद हुआ आपका, और आपका रुहेलखंड है। ये इसको कभी काफ़ी चीज़ें, ये 16 महाजनपद थे, तो इनको हम एक एक करके आपको डिक्टेट कराएंगे और हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो रहा आपका एंशिएंट इंडिया, और भी टॉपिक हैं इसमें बहुत सारे, तो हम एक एक करके डिक्टेट करेंगे आपको। दूसरी चीज़, इसके अलावा मिडिवल इंडिया में आएंगे आप, तो मिडिवल इंडिया से जो क्वेश्चन आते हैं वो मिडिवल इंडिया से शुरुआत करेंगे हम। मिडिवल इंडिया की तो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने आप सबसे पहला जो लड़ाई लड़ी वो तराइन की लड़ाई लड़ी। तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में, लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हार का मुंह देखना पड़ता है। दूसरा जब होता है 1 साल के बाद में दूसरा युद्ध होता है, तब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, और फिर उसके बाद में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। और वो अपनी स्थापना करने के बाद अपने गुलाम, उसी से ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना होती है। ममलूक वंश और गुलाम वंश का मतलब एक ही है। गुलाम से मतलब ममलूक अरबी का वर्ड है, तो ममलूक का मतलब भी गुलाम होता है। गुलाम वंश या ममलूक वंश की जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, जो नींव रखी जाती है, जो स्थापना होती है, आधारशिला रखी जाती है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह हाथ से रखी जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, तो वो इस्टेब्लिश करते हैं गुलाम वंश को। उसके बाद में इल्तुतमिश बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गुलाम का गुलाम कैसे कहा जाता है, इल्तुतमिश थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उनको बनाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश ने उनको बनाया, तो गुलाम का गुलाम भी उन्हें कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इक़्तिदारी व्यवस्था किसने चलाई थी, या ये किसने चलाया था, ये सिक्का किसने चलाया था। जैसे किसकी पोलो खेलते में मौत हो गई थी, किसकी राजधानी लाहौर थी, लाहौर से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली कौन लाया था, तो इल्तुतमिश लेके आए थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, हम इसको 1 बाय 1 डिक्टेट करेंगे। उसमें अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे हम, उसके बाद में खिलजी वंश आएगा, उसके बाद में आपका तुगलक वंश आएगा, उसके बाद में आपका बलबन की कहानी पढ़ेंगे बहुत सारे लोग। फिर फाइनली जाकर आपका लोधी वंश आता है। लोधी वंश में जो लड़ाई होती है वो 1526 में या 1525 में जो लड़ाई होती है, तो वहाँ पर जब 1526 में लड़ाई होती है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। तो पानीपत में जब लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, तो बाबर वहाँ पर इब्राहिम लोधी को पराजित करता है और वहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से हम मुग़ल पीरियड को पढ़ेंगे, और मुग़ल पीरियड को पढ़ने के बाद में उसमें मुग़ल पीरियड में हम जब पढ़ेंगे तो 1600 के बाद में कुछ नई रियासतों का उदय हुआ, नई रियासतें पैदा हुई, नई रियासतों का ओरिजिन हुआ। जैसे कि आपकी रियासत, आपकी हैदराबाद रियासत बनी, आपकी मैसूर रियासत बनी, आपकी सतारा, बहुत सारी रियासतें आज़ाद होती गई। जैसे आपकी बंगाल मुर्शिदाबाद, काफ़ी रियासतें आपकी आज़ाद हुई वहाँ से।
उसमें आज़ाद हो गई मुग़ल शासन से, उन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई होती गई और अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो अंग्रेज़ों ने आकर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट किया। और जब आपसे दो ऐसे ऐतिहासिक युद्ध हैं अंग्रेज़ों के साथ में, एक तो नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में 1757 में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना था। ये लास्ट PCS यूपी PCS में पूछा कि प्लासी का मैदान कहाँ पर है? ये बंगाल में है। बंगाल में कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में आज की प्लासी का मैदान है। वहाँ पर लड़ाई ली कि नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई। वहाँ पर मीर जाफ़र ने अपने सेनापति होने का फ़र्ज़ सही से अदा नहीं किया और नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की और इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से वो युद्ध हार गए हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर की लड़ाई, जो कि बिहार में एक जगह है बक्सर। जब मुगल सराय से आप निकलेंगे तो बक्सर पड़ता है, तो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर होती है, बक्सर की लड़ाई होती है दोनों में, अंग्रेज़ों में और में। और वहाँ पर जब बादशाह होता है मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड होता है और शाह आलम सेकंड ये लड़ाई हार जाते हैं। इसमें 3 लोग मुग़ल सेना की तरफ से लड़ते हैं, एक तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दूसरे आपके निज़ाम हैदराबाद वो लड़ते हैं और तीसरी जो फ़ौज थी वो शाही फ़ौज थी शाह आलम सेकंड मुग़ल बादशाह की। लेकिन तीनों मिक्सड सेना, तीनों मिक्स्ड आर्मी जो लड़ती है, जॉइंट आर्मी, वो क्या होती है? अंग्रेज़ों के हाथों पराजित होती है। और 1764 में बक्सर की लड़ाई हारने के बाद एक हिंदुस्तान की तकदीर में एक दास्ता का नया अध्याय लिख जाता है और हम निरंतर 300 साल गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं और फाइनली हम 1947 में आकर 15 अगस्त 1947 में आकर हम आज़ादी पाते हैं। तो ये हमारा इतिहास है इस तरीके से। इसके बाद में मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे हम, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, किस किस तरीके से बातें की, साइमन कमीशन क्या हुआ, आपका काकोरी कांड क्या है, आपका मुजफ्फरपुर कांड क्या है। बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो हम बताएंगे जो क्रांतिकारियों ने किए, हम 1 बाई 1 आपको डिक्टेट करेंगे। ये हमारा था हिस्ट्री। इसके बाद आता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी की जब बात करते हैं हम तो जियोग्राफी में 2 तरह की जियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफी एक वर्ल्ड जियोग्राफी है और एक इंडियन जियोग्राफी है। तो हम इंडियन जियोग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ का मौसम कैसा है, ज़मीनी मिट्टी कैसी है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की तटीय सीमा रेखा क्या है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा वन कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये चीज़ें हमें जियोग्राफी में जानने को मिलती हैं। ऐसी वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करते हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी को हम बांटते हैं, हम कितने 7 महाद्वीपों में मारते हैं। तो 1 बाई 1 हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो एक महाद्वीप में क्या है, इस महाद्वीप में क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ी नदी क्या है, सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर ये क्यों फेमस है, ये वृक्ष कहाँ से होते हैं, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें जाननी है जियोग्राफी में। जियोग्राफी आसान है बहुत और सवाल भी अच्छे खासे आते हैं यहाँ से। तकरीबन जियोग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। जियोग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंटल है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, कौन सी खेती कब होती है, कौन से मौसम में उपजाऊ है, मिट्टी कौन सी किसके लिए यूज़फुल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ऐसे ही इन्वायरमेंट से कि इन्वायरमेंटल एक्ट कब आया था, फला रिजर्व एस्पियर कहाँ पर है, वो जानवर क्या है, इस जानवर में, ऐसे इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आते हैं। तीसरी चीज़ जो है सबसे अहम है वो साइंस। बिहार में साइंस मेंस में भी आती है 100 नंबर की और ये बड़े बड़े लॉ के जानकार लोगों को खिला देती है। ये मेरा अनुभव है, खुद का अनुभव है। पिछली बार मैं भी साइंस में 39 नंबर पर अगर बाहर हो गया था मेंस में। तो अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बिहार में जज बन जाएंगे, क्योंकि मेंस में 100 नंबर की आती है। फिलहाल हम यहाँ बात कर लेते तो साइंस में 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये मुश्किल से 2-2 या 3-3 नंबर की आती होंगी। मान लो दोनों 6 नंबर की आती हैं, 3-3 नंबर की। और बायोलॉजी अकेले कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी में, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, ये वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है या इनमें से कोई नहीं। तो ये वायरल डिजीज़ है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना की, कोरोना भी एक वायरल डिजीज़ है, कोरोना भी एक वायरल डिजीज़ है। कोरोना में कोई बैक्टीरिया से नहीं होता है, हम कहते हैं वायरस, कोरोना वायरस। तो जितनी भी बीमारियां वायरस से होती हैं वो इन्फ्लुएंजा होता है। कोरोना भी एक इन्फ्लुएंजा एक तरीके का, लेकिन ये घातक इन्फ्लुएंजा है, जो सीधे लंग्स को इफेक्टेड करके निमोनिया कर देता है, लंग्स आपके काम करना बंद कर दें, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ कर जाता है, जिससे हम सांस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं और वेंटिलेटर पर पहुँच जाते हैं। देन अगर ज़िंदगी होती है तो ही बचता है आदमी, नहीं तो मर जाता है आदमी। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। क्वेश्चन में आपका सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है,
इस बीमारी का नाम क्या है, ये किससे होती है, और रेबीज़ का क्या नाम है, रेबीज़ के बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, रेबीज़ क्यों होता है, या कोई उभयचर क्यों है, ऐसे क्वेश्चन तमाम रहते हैं। तो इस तरीके से ये तकरीबन 12 से 15 नंबर की साइंस भी रहती है। और करंट अफेयर्स में और भी एक आध दो चीज़ें इधर उधर की पूछी जाती हैं। इतना कुछ जीएस में पूछा जाता है। और भी एक आध चीज़ मुझसे छूट रही है जो मुझे ध्यान नहीं है, जहन में नहीं है अभी, तो हम जब डिक्टेट करेंगे 1 बाय 1 करके आपको करेंगे। तो हमें जो फोकस करना है बेसिकली जीएस को बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। क्योंकि लॉ तो हम पहले से ही बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अब जीएस को भी साथ लेकर चलना है। जितना हम लॉ को टाइम देंगे उतना ही हम जीएस को देंगे, क्योंकि हम जीएस को 100 में से कम हम 80 नंबर स्कोर करना चाहते हैं। अगर 80 नंबर का स्कोर यहाँ हो रहा है आपका, और लॉ में अगर आप 100 कर रहे हैं या 90 कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता प्रीलिम्स। और लॉ में 150 में से 100 होना बहुत आसान है, इजीली आप कर लेंगे।